तो प्रोजेक्टेड फाइव टर्म रिलेशन से पहले जो है वो एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो का। ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो क्या है? सर आपकी स्क्रीन हो रही, सॉरी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं मैंने शेयर की हुई है आपके पास। सर शेयर हो रही है। हो रही है, अच्छा ओके। कोई उसका चक्कर होगा। सर मेरे पास होती है शेयर। सॉरी, सर मेरे पास तो शेयर हो रही है। हाँ वो शेयर ठीक है वो सर, मेरे पास नेटवर्क का होता है ओके। इशू, तो बाजों का ऐसा होता है मसला। अच्छा, प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो। ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो क्या होता है कि अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इन V2F, सॉरी V3F, V3F है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है जिसकी 3 डायमेंशंस होंगी और उसमें जो फील्ड होगी जिस पर ये वेक्टर स्पेस बनाई गई होगी, यानी जो स्केलर्स आ रहे होंगे वो फील्ड से आ रहे होंगे, फील्ड F से आ रहे होंगे। 5 points in V3F are in generic position. ये हम आसानी के लिए जेनरिक पोजीशन कह देते हैं। वैसे क्रॉस रेशियो के लिए कंडीशन नहीं है जेनरिक, ये ऑप्शनल कंडीशन है। ये जेनेरिक पोजीशन मतलब ये कि क्रॉस रेशियो जो है जेनरिक पोजीशन में नहीं भी हो तो भी प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो आप निकाल सकते हैं। और जो नॉन जेनेरिक केसेस होते हैं जिन्हें हम डी जेनरेट केसेस कहते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी हम उनको जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल अलग तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। तो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो जो है वो जेनेरिक पोजीशन में पॉइंट्स हो या जेनेरिक पोजीशन में नहीं हो, दोनों तरीकों में क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन जो है वो सेम रहती है। ये मैंने बस इस वजह से लिख दिया कि अब हम जब प्रोजेक्टेड फाइव टर्म रिलेशन लेते हैं तो वो सिर्फ जेनेरिक पोजीशन के लिए जो है वो ही ले रहे होते हैं। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि जनरल पोजीशंस में होने चाहिए, डीजेनरेट केस ना हो, यानी कि 5 जो पॉइंट्स हों उनमें से 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई से भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा वो जो 5 कोई भी 4 पॉइंट्स एक प्लेन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 5 पॉइंट्स एक 4 पॉइंट्स एक प्लेन पे हो गए तो ऐसी सूरत में जो है वो जो आपको पता है कि वो वॉल्यूम जो है वो नहीं बन सकेगा, और 3 पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो गए तो भी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। तो इस वजह से जो है ये कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है। वो 5 पॉइंट्स जो है वो हम ये कह देते हैं कि लेट x1, x2, x3, x4, x5 ये 5 पॉइंट्स V3F के 5 पॉइंट्स हैं। तो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो इसको भी हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 से x5 तक का। ये क्या होगा? अब ये जो प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो है ये बताया जाएगा किसके जरिए जो है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल जो है ये किसके जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, x5 के जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अच्छा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले शायद मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल ये x5 के जरिए जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है या x1 के जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किसी एक के जरिए। तो हमने लिखा x1 इसके जरिए प्रोजेक्ट किया गया है, रेशियो है ये x2, x3, x4, x5 का। ठीक है, तो इसके जरिए जो है ये इस तरह से ये इनका लिया गया है। अब ये होता है, ये इसका पहले आपको इसके बारे में जो है वो सारा मैंने बताया था
कि ये हम निकालते हैं डेल्टा, और अब क्योंकि V3F में हम हैं तो 3/3 के डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, क्योंकि हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जाहिर है कि डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम नहीं हो सकते, तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको 3 कॉलम्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो तीसरा कॉलम दरअसल जिसके जरिए प्रोजेक्शन की गई है उसके जरिए होगा, यानी कि x1 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 ये सब में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, जो सबसे पहले आ रहा है इसका मतलब ये है कि x1 के जरिए प्रोजेक्शन लिया गया है। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ये मैंने पहले बनाई थी, शायद मुझे याद आ रहा है। और फिर उसके बाद अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके लिए यूजुअल क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लगा दें। तो यूजुअल क्रॉस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है x2 x2 x3 x3। फिर उसके बाद मुझे बताएं कि यहाँ पे हम जो है वो अगला वाला लिखते हैं या यहाँ पे लिखते हैं, मुझे तो याद नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखते हैं। तो ये x4 x4 x5 x5। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाता है प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो, जो कि जो है 3 डायमेंशन के पॉइंट्स के लिए होता है। अब मैं पुराना आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक मरतबा शायद इसकी डायग्राम बनाई थी, ये देखें, ये 5 पॉइंट्स हैं और L1 के जरिए जो है वो प्रोजेक्शन लिए गए। ये 5 पॉइंट्स है 3 स्पेस में, L1 L2 L3 L4 L5। तो किसी एक के जरिए, तो L1 के जरिए प्रोजेक्शन ले लिया गया, तो इसके पीछे जो है वो एक प्लेन रखा गया इन्फिनिट जो है एरिया का, और हर पॉइंट एक लाइन जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई L1 से L4 हर पॉइंट पे, L2 पे, फिर L3 पे, फिर L4 पे, फिर L5 पे, और उसको एक्सटेंड कर दिया गया पीछे जो प्लेन रखा हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको ये चारों पॉइंट्स L1 से पास होते हुए एक प्लेन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये प्लेन जो है ये तो 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में है आइडेंटिफाइड बाय L1। L1 के जरिए आइडेंटिफाई किया गया है ये प्लेन, यानी कि हर कोऑर्डिनेट जो है L1 के जरिए आइडेंटिफाई किया गया। तो L1 के जरिए प्रोजेक्शन जो है वो दरअसल जो है वो लिया गया है, तो L2 का भी, L3 L4 L5 का। तो इस तरह से जो है वो ये आपके पास जो है ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, और फिर इन 4 पॉइंट्स का हम क्रॉस रेशो निकाल लेते हैं बाय यूजुअल क्रॉस रेशो। तो वो यूजुअल क्रॉस रेशो जो है वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये यूजुअल क्रॉस रेशो जो इस तरीके से आता है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशो। तो ये जो है प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशो है। ठीक है, अब हम जो है प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो है इसमें चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसके बाद हमारे पास जो है वो 5 जो है वो पॉइंट्स हैं। तो हमने कहा कि लेट या ये हाँ इस तरह से कर लेते हैं, लेट x1 to x5 be 5 पॉइंट्स। अब हम ये करते हैं, दरअसल ये होता ये है कि ये आप V3F लिखें, या आप जो इक्वल तो नहीं कहना चाहिए मुझे, आप एक और चीज लिख देते हैं A3F। तो एक ही बात है, आप A3F लिखें। फर्क सिर्फ कितना होता है, ये V3F जो है ये है वेक्टर स्पेस, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। A3F क्या है? A3F है 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस ओवर अ फील्ड F। अफाइन स्पेस और वेक्टर स्पेस में बहुत मामूली सा फर्क है, बिल्कुल सारे, यानी कि समझ लें एक वेक्टर स्पेस ही है अफाइन स्पेस। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वेक्टर स्पेस होती है तो हमारे पास फिक्स्ड
0 होता है वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस में जो है वो 0 इज फिक्स्ड, 0 फिक्स होता है और वो हमारे पास 0 के एक्सियम होते हैं, जो सारे एक्सियम होते हैं वो। अच्छा, अफाइन में क्या होता है? 0 इज नॉट फिक्स्ड। बाज लोग जो है इसको ऐसा कहते हैं कि अफाइन स्पेस जो है एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसका ओरिजिन खो गया हो। तो जब कोई चीज खो जाती है तो फिर वो कहीं से भी मिल जाती है, तो फिर ऐसे ही करते हैं कि जो है ना अफाइन स्पेस जब हम होती है तो हम जहाँ पे होते हैं तो वहां से जो है वो 0 स्टार्ट ले लेते हैं, 0 जो है वो कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो अफाइन स्पेस में जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी कि ये जो है इसका एडवांटेज है अफाइन स्पेस का कि इसमें 0 जो है वो मूवेबल होता है, कहीं भी आप इसको जो है वो ले जा सकते हैं। यानी 2,3 जो एक पॉइंट है जो कि वेक्टर स्पेस पे होगा, लेकिन जो अफाइन स्पेस है उस पे वो जो है वो 0,0 भी कह सकते हैं। 2 डायमेंशनल की बात करो, इसी तरह 3 डायमेंशनल में भी जो है वो होता है। इसका फायदा क्या होता है अफाइन स्पेस लिखने का? अफाइन स्पेस लिखने का फायदा ये होता है कि हम अफाइन स्पेस से क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्टिवाइजेशन जो है वो कर लेते हैं, और हर अफाइन, आज हमने पहले ये पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। बी 5 points in generic position. ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि जेनेरिक पोजीशन में। देन इसको आप थ्योरम कह दें कोई। देन I is equal to 0, सॉरी 0 नहीं है, 1 है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। I is equal to 1 to 5 minus 1 to the power I plus 1 प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो xi से, और फिर उसके बाद हम जिस चीज को यहाँ लिखने से x1 यहाँ लिखा तो उन 4 में x1 नहीं आया था, तो xi को अगर यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वे xi यहाँ नहीं आएगा, तो xi लिविंग आउट x5, ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो सब 2, इसका मतलब ये B2F की बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0 इन B2F, ये B2F में 0 होगा। हमने ये आपको याद होगा क्रॉस रेशियो के लिए पढ़ा था कि क्रॉस रेशियो के लिए 0 होता है, लेकिन प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो के लिए जो है वो 0 हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो के लिए भी 0 होता है। असल में प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो का जब ये पता चला कि ये प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो जो है इसके लिए भी ये 0 होता है, तो ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन कह रहा हूँ इससे, ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन बन गई। जैसे 5 टर्म रिलेशन होती है, ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन बन गई, और इसी की बेसिस पे गोंचारोव ने ये प्रूव किया था। पहले उसने ये प्रूव किया कि 5 प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन भी कोई एक चीज होती है जो कि एग्जिस्टिंग रिलेशन है, और उसके बाद उसने इस डायग्राम को कम्यूटेटिव जो है वो शो किया था। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि उसके लिए जरूरी है कि पहले हमें प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म जो है वो रिलेशन मैंने लिख दिया, ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन है। अब ये प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन जो है वो इसको प्रूव कैसे किए जाएंगे, करेंगे हम इसका प्रूफ देखिए। असल में जो है वो होता ये है कि अगर कोई पॉइंट अफाइन में है, जैसे फॉर एग्जांपल
ए बी, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए अपॉन बी 1। इसी तरह से अगर इस तरह से लिखा हो ए बी सी, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ए अपॉन सी बी अपॉन सी 1। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, आप ठीक है। यानी कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ से जो है समझ लीजिए कि 1 हो गया, 1 हो गया तो इसका मतलब है कि उसके बारे में हमें पता है कि वो क्या है। यानी कि एक कोऑर्डिनेट में जो है हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब हम अफाइन से प्रोजेक्टिव की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो है एक कोऑर्डिनेट जो है इसमें हम यहाँ पर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जैसे कि अगर 2 हो तो इसे 1 करके इस तरह से कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो तो ये एक जो है ये 1 हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर एक लाइन हो तो उसे एक पॉइंट की तरह देख सकते हैं, एक प्लेन हो तो उसे आप एक लाइन की तरह देख सकते हैं। यानी कि आप तीसरे कोऑर्डिनेट को छोड़ दें, वो एक जो है वो क्लास जो है इक्विवेलेंस क्लास की सूरत में आपके पास जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरीके से जो है वो अगर आपके पास एक 3D स्पेस है तो उस 3D स्पेस को जो है वो एक प्रोजेक्टिव प्लेन की हैसियत से आप देख सकते हैं, और हर पॉइंट जो है उसमें एक क्लास होता है। तो इस वजह से जो है वो हम अगर कोई चीज़ प्रोजेक्टिव यानी कि जब हम ये कहते हैं कि 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही इक्वल तो नहीं होती, लेकिन अगर इसका कोई पॉइंट होगा तो इसका जो पॉइंट होगा वो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस में देखा जा सकेगा। या अगर 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस है तो उसका पॉइंट जब हम अफाइन में या वेक्टर स्पेस में देखेंगे तो वो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आप उसे देख सकेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली गोंचरोव, पहले मैंने ये जो है वो जानबूझ के ये लिखा था, असल में गोंचरोव ने जो प्रूव किया था वो किया था इसके लिए P2F। असल में डायरेक्ट मैं P2F लिखता तो फिर आपके जहन में जो है ये क्वेश्चन आता कि ये जो P2F है तो ये तो 2 डायमेंशनल आ गई। तो असल में ये 2 डायमेंशनल जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको जब वेक्टर स्पेस में हम देखेंगे या अफाइन स्पेस में देखेंगे तो ये इसका हर पॉइंट जो है वो 3 डायमेंशन में होगा P2F का। ये मुझे ये बताइए कि जो बात मैं इस वक्त बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है, समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को? जी भाई, ये समझ में आ रही है बात? वरना इसको एक मर्तबा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर ये बात समझ में नहीं आई है। सर ये सर P2F आप कैसे है, एक दफा फिर समझा दें। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं समझा दूंगा एक दफा। और कोई स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन जो कोई पूछना चाह रहा हो इस चीज में? सर मेरा भी यही सवाल था कि ये P2F आप वापस समझा देंगे। अच्छा, वो तो मैं समझा दूंगा। चलें, कोई और उस समझाने में कोई मैं तो फिर दोबारा वही चीज कह दूंगा। कोई और ऐसी चीज स्पेशली जो ऐसा लगा हो कि वो आपको सिर्फ वही चीज क्लियर नहीं हो तो वो भी बता दें मुझे, ताकि उस चीज को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बताऊं। सर ये A3 से P2F पे जो गए ना ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, मैं इसको चलें बता दूं। देखिए, होता ये है कि आप जो है वो जो आपके पास प्लेन होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले बताई थी। एक कागज़ लीजिए, ठीक है, अपने हाथ में एक पेपर लीजिए। वो पेपर जब शीट आप देख रहे होंगे तो आपको एक 2 डायमेंशनल शीट नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ऐसे, जिसमें एक्स वाई 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन जब उसको आप बिल्कुल उसकी जो थिकनेस है उसके पैरेलल देखेंगे, बिल्कुल ऐसे, और उसकी जो शीट है वो अपने जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, उसको फैलाएंगे, तो आपको एक सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। समझ में आ रही है बात आपके, आप लोगों के? वो एक लाइन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। तो एक्चुअली तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मतलब उसको एक इन्फिनिट लाइन का प्लेन हम एज्यूम कर लेते हैं, कागज की शीट को। तो वो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है असल में, वो है तो स्पेस वो, लेकिन हम उसे देखना चाहिए। ये बात ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई इसका मतलब ये समझ ले
कि 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस के बराबर है, तो ये गलत है। इसी तरीके से अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस के बराबर है, तो ऐसा नहीं है, बराबर नहीं होती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी कि मूव किया जा सकता है। अब इसके बाद जब पेपर की जो शीट है, उस शीट को जो है वो वैसे कर लीजिए आप, जो बिल्कुल जिसकी लाइन नजर आए आपको, तो आपको एक ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, उस पर एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। तो एक पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर वो जो पॉइंट है वो एक क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, और उस क्लास के पीछे जो है वो क्या है, पूरी एक लाइन है। तो वो जो उसका हर एक पॉइंट है वो दरअसल क्या है, वो एक लाइन है। तो हमने क्या किया है कि असल में वो 2 डायमेंशनल अफाइन स्पेस थी, जिसे हम देख रहे हैं 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस की सूरत में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल, अब आप क्या कीजिए, एक कोई डब्बा वगैरह पकड़ लीजिए, कोई स्क्वायर सा बॉक्स हो, और उसको बहुत दूर जो है वो रखिए अपने हाथ में, और बिल्कुल सामने जो है वो देखिए, तो आपको सिर्फ एक प्लेन नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो है तो 3D बॉक्स, लेकिन आपको जो है वो एक प्लेन नजर आ रहा है। अभी फिर मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन स्टूडेंट करते हैं और बाद में जो है वो ये समझने लगते हैं कि दोनों बराबर है। बराबर नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, सेम नहीं है। लेकिन जो है वो हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये करते हैं असल में। अब उस बॉक्स को दूर रखिए, तो आपको उस बॉक्स का सिर्फ एक प्लेन नजर आ रहा होगा। अब आप उस प्लेन को, तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे जितने प्लेन हैं, इन्फिनिट मैनी प्लेन है, उन सब का प्रोजेक्शन हमने उस एक प्लेन पे ले लिया। यानी कि समझ लीजिए सबको पिचका के हमने एक प्लेन कर दिया, और ये क्या हुआ, ये प्रोजेक्टिव जो है वो प्लेन जो है वो बन गया, जो कि 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस सी प्रोजेक्टिव प्लेन नजर आ रहा है। अब इसका जो हर पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो भी आपको पॉइंट नजर आ रहा है वो पीछे एक लाइन है, यानी कि उसके ऊपर जो है इन्फिनिट मैनी जो है वो पीछे आपको जो है वो प्लेन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम ये कहते हैं कि अब ये प्लेन हो गया ना। पहले वो 2 डायमेंशनल अफाइन जो है प्लेन था, उसको हमने जब उसकी प्रोजेक्टिवाइजेशन की तो वो हमें लाइन की सूरत से मिला। बिल्कुल इसी तरीके से 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस होगी या 3D स्पेस होगी, तो जब उसकी प्रोजेक्टिवाइजेशन करेंगे तो वो हमें प्लेन की सूरत में मिलेगा, प्रोजेक्टिव प्लेन की सूरत में जो है वो हमें नजर आएगा। ठीक है, सिर्फ वो पार्ट इस तरह से नजर आएगा। तो ये जो चीज़ है ये वो है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये 2 कोऑर्डिनेट्स है, उसमें हमने एक कोऑर्डिनेट जो है फिक्स कर दिया। उसमें भी ये होता है कि एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं, और बाकी दरअसल क्या हुआ, उसका पार्ट जो है वो हमने यहाँ ले लिया। इधर भी ये 3 कोऑर्डिनेट्स थे, इसमें एक कोऑर्डिनेट्स हमने फिक्स कर दिया, अब ये तो फिक्स ही है, और ये फिर हमने इसके ये पॉइंट्स इस तरीके से ले लिए। तो अगर कोई चीज़ हम P2F के लिए प्रूव करते हैं, तो वो A3F के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। तो जो गोंचरोव है उसने P2F के लिए जो है इसे प्रूव किया था, लेकिन उसने यूज किया उसे A3F यानी कि 3 डायमेंशनल अफाइन स्पेस के लिए। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है, या अभी फिर नहीं आई तो फिर दोबारा समझा दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बताइए भाई। यस सर। अच्छा जी, तो सर ये एफ में हम ये एज्यूम कर सकते हैं ना कि हमने एक पॉइंट फिक्स करा हुआ है। हाँ ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो जेनेरिक पोजीशन में जो है ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि ये हम कहाँ से ला रहे होते हैं, ये हम ला रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन से ला रहे होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशंस पे दरअसल एक्शन होता है। किसका एक्शन, ग्रुप एक्शन होता है, और या ग्रुप एक्शन होता है, उसे हम यहाँ पे जो स्पेशली जो है जनरल लीनियर ग्रुप का जो एक्शन होता है उसे हम मॉड्यूलो एक्शन जो है वो कहते हैं। तो अब ये क्योंकि प्रोजेक्टिव स्पेस है, हमने पढ़ा था कि जो है V3F होता है,
तो फिर GL3F का एक्शन होता है, मॉड्यूलो एक्शन होता है। तो अब ये जो है P2F है, तो जो है P2F पे जो एक्शन होगा वो किसका होगा? वो होगा PGL2F का, PGL2F का होगा। जैसे जो है वो GL2F होता था, जनरल लीनियर ग्रुप। ये PGL2 क्या होता है? PGL2 होता है प्रोजेक्टिव जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसका एक्शन होगा। ठीक, अब ये 5 पॉइंट्स हैं, हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है, यानी प्रूफ में लेके आना है टू शो दैट, अगर ये कह रहे हैं कि ये 0 है, तो 0 तो ये उसी सूरत में आएगी। ये 2 क्यों लिख दिया? ये कैसा लिख दिया? ये लग रहा है टू शो दैट we need to show that A minus B plus B upon A minus 1 minus B over 1 minus A, 1 minus A, सब 2 लगा देते हैं सब में, माइनस 1 minus 1 over B over 1 minus 1 over A, सब 2 is equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। अब जो है वो बात ये है कि ये कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये तो हमारे पास ए बी की फॉर्म में है और ये 5 पॉइंट्स हैं x1 से लेके x4 तक। आपने इससे पहले जो प्रूव किया था उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। तो आपने जो एक नॉर्मल तरीके से जो सबसे पहले सुस्लिन ने किया था, तो एक्चुअली उसका प्रूफ जो है वो जिस तरीके से उसने सुस्लिन ने प्रूव किया था, हमने वही तरीके जो है इस चीज़ को जो है वो देखा था। अब जो है वो हम ये देखते हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ जो है वो शो करनी होगी हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो पॉइंट्स हैं x1 से लेके x5 तक, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने होंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से बताएंगे कि ये पॉइंट्स जो है ये मतलब ये कि कितने, ये 5 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 5 जो है वो पैरामीटर्स हैं और हर पॉइंट में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? हर पॉइंट्स में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्टिव में है, तो प्रोजेक्टिव में होने का मतलब ये होता है कि एक फिक्स हो गया, तो फिर कितने बचे? एक फिक्स होने का मतलब है कि जो है वो आपके पास जो है वो हर पॉइंट्स के 2 कोऑर्डिनेट्स बच गए। ठीक है, बल्कि इसको लिखने से पहले ये चले नीचे लिख दूंगा मैं। Every point in P2F has 2 parameters। ठीक है ना, जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर A3F होता तो ये 3 ही पैरामीटर होते, लेकिन हमने क्या किया? हमने प्रोजेक्टिव में जब गए हम, तो हमने एक को फिक्स कर दिया
तो अब हमें दो पैरामीटर a ओवर c को हमने एक नया नाम दे दिया, b ओवर c को एक नया नाम दे दिया। तो हमारे पास हमें जब हम P2F में जा रहे हैं अफाइन से या A3F से, तो हमें एक पॉइंट में दो पैरामीटर्स की जरूरत है। तो एवरी पॉइंट इन P2F हैज टू पैरामीटर्स, ठीक है। अब इसमें जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितने हो गए, ये 5 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 10 जो है वो पैरामीटर्स हो गए आपके पास, ठीक है। 10 5 points need 10 पैरामीटर्स, यानी ए बी सी सी ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक पहुंच जाएंगे। 10 पैरामीटर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो ए भी है। अब हमारे पास क्या हुआ है, मॉड्यूलो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, तो हम इनके ऊपर जो है वो, और कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा था कि हम मॉड्यूलो एक्शन लेते हैं, तो हम जो है वो मॉड्यूलो एक्शन जो है इसके ऊपर जो है वो ले सकते हैं। 5 points need 10 parameters modulo the action of PG। अब ये P क्या है, तो ये PGL2F का मॉड्यूलो एक्शन लिया। अब मॉड्यूलो एक्शन जो है ये ले रहे हैं हम PGL2 का, तो इसका मतलब है कि PGL2 क्या करता है कि वो जितना जो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं तो वो उसको जो है वो कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि मॉड्यूलो एक्शन होता है। तो अब PGL2 का देखते हैं कि क्या होता है। तो PGL2 क्योंकि ये जो है किससे आता है, GL2 से आता है। GL2 की प्रोजेक्शन लेते हैं, तो साइड में मैं बता देता हूँ कि GL2 की जब GL2 के सॉरी GL3 की हम लेते हैं, तो GL3F, तो GL3F जो है वो क्या होता है असल में, वो इस तरह से होता है कि A1 1 A11 A12 A13 A21 A22 A22 है A23 A31 A32 A33 such that determinant of, अब ये इतना बड़ा कैसे लिखूं, इसको मैं A कह देता हूँ, ये A है, determinant of A is not equal to 0 and all Aij belongs to F। तो इस तरह से ये जनरल लीनियर ग्रुप बनता है। तो अब आप ये देखिए कि अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इस जो इसका जो एलिमेंट होगा, जैसे ये अगर हम हर पॉइंट देखेंगे, डायमेंशन तो नहीं कहना चाहिए मुझे इस तरह से, वो तो हम वेक्टर स्पेस में जो ले रहे होते हैं हम इसे एज ए ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इसके मैं पैरामीटर्स पूछूं, तो इसमें पैरामीटर्स कितने नजर आ रहे हैं, इसमें पैरामीटर्स जो है वो आपको क्या कहते हैं उसे, 9 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, 3 होते हैं। अगर ये जो है वो V3 का या A3 का पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वो 9 जो है वो होते हैं। अब जो है ये है प्रोजेक्शन, तो इस पे प्रोजेक्शन जो है हम लेते हैं। तो जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये PGL2F
तो ये जब आता है तो इसमें से एक डायमेंशन कम हो जाती है। एक डायमेंशन जो है वो इसमें कम हो जाएगी, यानी कि कोई एक कोऑर्डिनेट हम इसमें से समझ, बिल्कुल ऐसी है जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ से हम कॉमन निकालते थे, तो यहाँ से जब हम कॉमन निकालते थे तो सी कॉमन निकालिए तो एक एक फिक्स हो गया, फिर दो रह गए। तो इसी तरह से यहाँ से भी एक कॉमन आ गया कोई चीज, ठीक है, तो जो है वो एक फिक्स हो गया। एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम ये करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट जो है वो कम कर देते हैं। तो अब इसमें ये होगा कि B11 B12, अब वो जाहिर है कि अगर A31 कॉमन ले लिया हमने, तो आपको पता है कि मैट्रिक्स से अगर कॉमन लेते हैं तो वो सबसे डिवाइड होता है, तो सबके नीचे आएगा। तो A11 के नीचे भी A31 आएगा, तो A11 अपॉन A31, तो वो B11 कर दिया। इसी तरह से ये B12, ये सारे B's में कन्वर्ट हो गए। ये B21, B22, B23, B31, B33, 32 और ये 1, और बाकी चीजें वैसी रहेंगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0 और B, I, J सारे F में होने चाहिए। तो ये हम इसका अब, तो ये कोई जो है वो 2 लगा रहा होता है, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको कि ये क्या है। आप इधर जो है वो 3 भी लिख सकते हैं। तो ये असल में कुछ लोग इसके लिहाज से लिख रहे होते हैं और कुछ लोग इसके लिहाज से जो है वो लिख रहे होते हैं, तो वो फिर यहाँ 3 लिख देते हैं। वो ऐसे जैसे डायहेड्रल ग्रुप में कुछ लोग जो है D4 का कुछ और मतलब लेते हैं और D2, कहीं पे वो जो D4 होता है वो D2 होता है, तो वो इस तरह से जो है वो कर रहे होते हैं। तो वो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद जो है वो क्या किया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PGL2F है, इसके कितने पैरामीटर्स हैं? इसके 8 पैरामीटर्स हैं। तो which has 8 पैरामीटर्स। तो ये 8 पैरामीटर्स हो गए। अब इसका मॉड्यूलो एक्शन लिया हुआ है, तो ड्यू टू मॉड्यूलो एक्शन ये जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स ये हो जाएंगे 10 माइनस 8, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 पॉइंट्स होंगे P2F के, इनको सिर्फ 2 पैरामीटर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो है असल में ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, ये मॉड्यूलो एक्शन ग्रुप एक्शन ही की तरह होता है, बस ये कि मॉड्यूलो एक्शन होता है। अभी फिलहाल जो है वो इसको छोड़ दीजिए कि क्या है, लेकिन इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसका जो है वो ग्रुप एक्शन से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन होता तकरीबन वैसे ही है। अच्छा, अब ये क्या होंगे पॉइंट्स? ये पॉइंट्स ये होंगे कि x1, तो x1 हम ले लेंगे 1 0 0, फिर उसके बाद x2 हम लेंगे, x2 जो है वो हम ले लेंगे 0 0 1 0 0 1 0, और फिर उसके बाद हम x3 लेंगे। x3 जो है वो हम ले लेंगे 0 0 1, और फिर उसके बाद हम x4 लेंगे 1 1 1, और x5 हम ले लेंगे 1 ओवर b 1 ओवर a 1। ये a और b भी ले सकते हैं, बाद में फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स आ गए। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये ले लें 0 0 1, ये यही रहने दें और ये वाला इधर लगा दें,
तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है साइन पे। अब ये देखेंगे कि आगे चलकर हमें जो है वो क्या जो है इसकी जरिए वजह से जो है क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। तो ये ज़रा जो है वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो हमने कहा कि ये इस तरीके से जो है वो हमने दिए हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो सर ये 10 कहाँ से आया? 10 माइनस 8 दिखाया आपने। ये 10 इस तरह से आया कि देखें हर पॉइंट जो है इसका P2F का, जैसे A3F होगा तो उसके कितने पैरामीटर्स होंगे। जैसे आप चले आसानी के लिए करते हैं जो कि इससे बहरहाल कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे R2 होता है, अगर कोई पॉइंट R2 में है तो हम उसे लिखते हैं A B, ऐसे भी लिख सकते हैं और A कॉमा B ऐसे भी करके लिख सकते हैं। वेक्टर होता है इसका कोई भी। R2 का एक वेक्टर है V, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं जो कि R2 का है। तो उसमें आपको 2 पैरामीटर चाहिए ना, एक A चाहिए और एक B चाहिए। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 होंगे क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो इस वजह से अगर R2 में होगा तो 2 पैरामीटर चाहिए। अगर V जो है वो A B C R3 में है तो इसमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्टिव स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसमें हम एक फिक्स कर देते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और 2 में जो है वो अननोन आ रहे होते हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं। तो ये लिखा हुआ ना, एवरी पॉइंट इन P2F हैज 2 पैरामीटर्स। हर पॉइंट को 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी? अब ये हैं कितने पॉइंट्स? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स नीड 10 पैरामीटर। हर पॉइंट, एक पॉइंट को 2 पैरामीटर्स की जरूरत है, तो 5 पॉइंट्स को 10 पैरामीटर्स की जरूरत होगी। अब हमने इसके ऊपर मॉड्यूलो ग्रुप एक्शन लिया हुआ है PGL2 का। तो PGL2 के कितने पैरामीटर्स हैं वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे क्योंकि मॉड्यूलो एक्शन है। मॉड्यूलो में क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमने ये देखा कि GL3F में 9 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन लिया जाए तो फिर एक पैरामीटर कम हो जाता है। तो कितने हो गए? 8 पैरामीटर हो गए। तो PGL2 हैज 8 पैरामीटर, इसमें 8 पैरामीटर है। तो टोटल 5 पॉइंट्स अगर जो है कॉन्फ़िगरेशंस के हों तो ऐसी सूरत में मॉड्यूलो एक्शन की वजह से उसमें जो पैरामीटर्स हो जाएंगे वो 10 - 8 यानी कि 2 हो जाएंगे। जी भाई, अब बताएं, बात समझ में आई है? जी सर। सहर समझ में आ गई? अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये हमने 5 पॉइंट्स ही रख दी। अब इसके बाद हम ये इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो ये वाले कह रहे हैं ना कि ये 0 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ये क्या आता क्या है। तो इसको करके देखते हैं, सेव भी करते हैं। सम I from 1 to 5 -1 की पावर I + 1, और ये है R xi leaving out x5 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, पहले I की वैल्यू 1 होगी। जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा R सब 2 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा R x1, फिर उसके बाद 1 तो छोड़ दिया तो ये x2 से लेके x5 तक होगा सब 2। फिर I की वैल्यू 2 होगी तो 2 + 1 -3 हो जाएगा, -1 के बाद 3 माइनस साइन, और हमने 2 छोड़ना है, R x2 आ जाएगा और ये हो जाएगा x1 x3
x4 x5 सब 2। फिर उसके बाद प्लस, फिर ये हो जाएगा r और x3 छोड़ना है तो ये हो जाएगा x1 x2 x4 x5 सब 2। फिर माइनस का साइन, फिर ये हो जाएगा r x4 x1 x2 x3 x5 सब 2। फिर प्लस और ये हो जाएगा r x5 और x1 से x4 तक सब 2। अब इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डेल्टा प्रोजेक्टेड क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये x1 सब में इधर आ जाएगा क्योंकि x1 के जरिए प्रोजेक्शन है, वही जो आपको पहले मैंने बताया था। फिर उसके बाद x2 x2 x3 x3, दरअसल मुझे खुद इस तरह से फॉर्मूला याद है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे x4 x4 और x5 x5 और फिर ये इसके अंदर आ जाएगा सब कुछ। अब जब इससे हम इधर जा रहे हैं तो अब क्या हुआ, 1 और 2 ने एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर ली, यानी कि इसके ऊपर एक्शन लगा है किसका, एक साइकिल का। यानी कि एक्चुअली जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ है, सिग्मा 1 2 अप्लाई हुआ है, यानी कि सिग्मा 1 2 इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो 1 2 ले लेगा, 2 1 ले लेगा। समझ में आ रही बात। लास्ट कल जो मैं आपको जो है वो बता रहा था, जो ग्रुप एक्शंस जो बता रहा था, यानी कि ये वाला जो एक्शन है, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ये इस तरह के जो एक्शंस हैं ये यहाँ पर जो है वो लगे हैं। ये इस तरह जैसे ये 1 3 लगेगा तो इसका मतलब है कि 1 3 से रिप्लेस हो जाएगा, 3 1 से, तो इस तरह से आ जाएगा। 1 2 4 है, इस तरह से ये रिलेक्शन, ये इस तरह से ये लग जाएगा। तो ये एक्चुअली जो है ये अप्लाई हुआ है एक्शन 1 2 का। तो जब 1 2 का एक्शन अप्लाई होगा तो बस यहाँ पे ही करते हैं कि 2 और 1 को रिप्लेस कर देते हैं, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो डेल्टा x2 x1 x4 डेल्टा। लेकिन अगर पहले वाला गलत किया आपने तो फिर सारे ही गलत होते जाएंगे, तो पहले वाले को ज़रा अच्छी तरह से कीजिएगा। ये हो जाएगा x2 x3 x5 और ये होगा डेल्टा x2 x1 x5 डेल्टा x2 x3 x4। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लगेगा। इसके ऊपर एक्शन कौन सा लगेगा, 2 जो है वो 3 बन रहा है। देखिए इधर 3 था, ये 2 ले लिया, और इधर 2 था, ये 3 हो गया। तो सिग्मा 2 3। और क्योंकि ये ऑड परम्यूटेशन है, आपको पता है कि ये एक साइकिल है और इसमें ट्रांसपोजिशन की लेंथ 1 है, तो ये ऑड साइकिल है, तो ऑड साइकिल से साइन चेंज होता है, तो इस वजह से साइन भी चेंज हो रहा है। तो ये माइनस था, माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक्चुअली वो साइकिल अप्लाई होता है। तो ये पहले मैंने आपको ये ऑल्ट के जरिए बताया था, अब ये वैसे ही हमने इसको कर दिया। तो आप चाहें तो ऑल्ट के जरिए भी करते, तो आपके पास यही सम जो है वो आ रहा होता, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस
और 2 और 3 का रिप्लेस होगा, तो 2 3 रिप्लेस होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा, और x3 x1 x4 डेल्टा x3 x2 x5 फिर डेल्टा x3 x1 x5 फिर डेल्टा x3 x2 x4 सब 2। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखें 3 4 बन जा रहा है, और जो ये 4 था वो 3 बन जा रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा ना भी लिखें, सिग्मा मतलब साइन के लिए कर देते हैं, सिग्मा ना भी लिखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये जो है 1 2 सॉरी 1 2 कहाँ से, इसमें जो है 3 4 का साइकिल लगा है, ठीक है, 3 4 का साइकिल जो है वो इसके ऊपर लगेगा, 3 4 का साइकिल इसके ऊपर अप्लाई होगा तो फिर ये आ जाएगा, ये माइनस डेल्टा, इसके बाद 3 4 का साइकिल लगा तो ये हो जाएगा x4 x1 x3 डेल्टा x4 x2 x5 डिवाइडेड बाय डेल्टा x4 x1 x5 डेल्टा x4 x2, और ये मेरे ख्याल से क्या था मैं खुद भूल गया, x4 है शायद, तो ये x3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 5 बन रहा है और 5 4 बन रहा है, ये जाएगा डेल्टा x5 x1 x3 डेल्टा x5 x2 x4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x5 x1 x4 डेल्टा x4 सॉरी x5 हो जाएगा x2 x3 सब, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लिया तक, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? आप लोग मतलब हैं भी या सो गए सब लोग? नहीं नहीं सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ये? तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रहा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। x1 x2 x3 x4 x5, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ओवर b 1 ओवर a 1। अब ये मुझे सही से याद नहीं कि क्या लिया था, बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब ये इनके डिटर्मिनेंट निकालने, डेल्टा x1 x2 x3 ये निकालना। तो ये डिटर्मिनेंट इसका होगा कैसे, 1 0, इन 3 कॉलम्स को लेंगे हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये मैंने इधर इस तरह से लिख दिए। अब ये जाहिर है कि ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है ना,
तो ये पॉइंट से ये यहाँ लिखिए। अब इसके बाद हम ले लेते हैं डेल्टा। हमें इसकी जरूरत भी होगी x1 x2 x3 की, ऐसी लिख दी मैंने। x1 x2 x4 x1 x3 x1 x2, इसकी जरूरत ही नहीं है। चले x1 x2 x4 की जरूरत है। खैर ये था भी इतना सिंपल सा, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। x1 x2 x4 की हमें जरूरत है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको इससे एक्सपेंड कर देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0, तो ये भी 1 ही आएगा। ये हो गया x1 x2 x4, फिर x1 x2 x5, x1 डेल्टा x1 x2 x5 कॉमन ही लगा रहा मैं, ठीक है। x1 x2 x5 ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, फिर 1/b 1/a और 1, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा डेल्टा। और हमें जरूरत है x1 x3 x5, x1 x3 x5 और ये हो जाएगा भाई, ये सबसे पहले ये सारे खुद निकाल लेना मुझसे पहले, आप लोग तो बहुत तेज जो है वो चलते हैं, तो आप लोग जल्दी से ज़रा इसको करके मुझे बता दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x1 x3 x5, तो x1 है 1 0 0 और x3 0 0 1 और x5 1/a 1/b है, सॉरी 1/b 1/a 1। ये इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, -1/a हो जाएगा। -1/a -1/a आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब x1 x3 x4, x1 x3 x4 नहीं माने, अभी फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, बस यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो फिर वापस सारे आना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ कॉलम आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है, कॉलम आगे पीछे हो तो साइन चेंज हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा x1 x3 x4, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हो जाएगा -1 ये भी 1 हो जाएगा जी, -1 होगा, -1 होगा, यस सर। -1। अच्छा, फिर उसके बाद ये चारों हो गए। अब x1 x2 x4, लेकिन ये x2 x1 x4 है, तो एक ही बात है, आप x1 x2 x4 को साइन चेंज कर दें सिर्फ, तो ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो ये हुआ हुआ है x2 x3 x5। तो असल में ये x2 x3 x5 कहीं आया? नहीं, ये नहीं आया, ठीक है। x2 x3 x5 ये क्या होगा 0 1 0 0 0 1 1/b 1/a 1। क्या करें, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो ये तो 0 ही आ गया, 1/b आ जाएगा 1/b आएगा। सर, 1/b आ जाएगा। 1/b 1/b प्लस वाला 1/b से कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, 2/2 का जो 1 सर से 1/b आ जाएगा 1/b आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ से एक्सपेंड किया ना आपने, यहाँ से, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया 1/b, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब
x1 x2 x5, तो x1 x2 x5 ये यहाँ पे आया हुआ है पहले। अब x2 x3 x4, x2 x3 x4 आगे असल में होगा क्या, ये 5 है ना पॉइंट्स हैं, तो 5C3 कितना होता है 10, तो 10 डिटर्मिनेंट्स टोटल आएंगे पॉसिबल। वो तो आगे पीछे हो जाए, पोजीशन की हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कॉम्बिनेशन होता है ये। तो 5C3 10 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। आपको बहुत सारी, इसमें तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, हर एक में 4, तो आपको ऐसा लग रहा है 20 डिटर्मिनेंट्स है। तो 20 डिटर्मिनेंट्स जो है वो हैं, लेकिन ये जो है वो रिपीटेशन में है ना, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है डिटर्मिनेंट। तो 1 2 3 4 5 6 तो हम निकाल ही चुके हैं, 4 और निकाल लेंगे। तो ये बहुत सारे इस तरह से है नहीं, ये सब आगे पीछे हुआ हुआ है। तो आपको पता है कि 2 कॉलम इंटरचेंज होते हैं डिटर्मिनेंट में, तो सिर्फ क्या हो जाता है, उसकी जो साइन होती है माइनस साइन। ठीक है। तो अब क्या निकालने वाला था मैं भूल गया। x2 x3 x5 हो गया था, x2 x1 x2 x5 हो चुका है, x2 x3 x4 x2 x3 x4, तो ये हो जाएगा x2 है 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1, तो ये 1 आ जाएगा। छोड़ देंगे 1 आ जाएगा। तभी 1 आ जाएगा सर। ठीक है 1 आ गया। फिर उसके बाद x1 x3 x4 मेरे ख्याल से ये हो चुका है, x1 x3 x4 ये हो गया। x2 x3 x5 x2 x3 x5 ये भी हो गया। x1 x3 x5 ये भी हो चुका होगा। x2 x3 x4 x2 x3 x4 भी हो चुका है। x1 x3 x4 x1 x3 x4 ये भी हो गया। x2 x4 x5 x2 x4 x5 नहीं हुआ, ये क्या x2 x4 x5 x2 है 0 1 0 1 0 1 1 1 और x5 है 1 ओवर a 1 ओवर b, सॉरी 1 ओवर b 1 ओवर a 1 जी। कितना आ जाएगा ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो -1 प्लस 1 ओवर b माइनस -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1 ओवर b, ठीक है। ये हमारे पास है, ये 1 ओवर b -1 इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा ये अब हमारे पास ये आ चुका है x2 x4 x5। अच्छा यहाँ पे x1 x3 x5 हो गया है, x2 x4 x5 यही वाला आ गया, x1 x4 x5 x1 x4 x5 ये नहीं हुआ है, तो ये देख लेते हैं। x1 x4 x5 x1 x4 x5 जो है ये आ जाएगा x1 हमारे पास है 1 0 0, x4 है 1 1 1 और x5 है 1 ओवर b 1 ओवर a 1, तो ये छोड़ देंगे तो ये जगह 1 -1 ओवर a। अब ये आगे x1 x4 x5 आ गया जी। सर लास्ट रह गया x3 x4 x5 x3 x4 x5 ये है भी या नहीं, इसमें जरूरत है इसकी। x2 x3 x5 ये हो गया, x2 x3 x5 x2 x3 x5 उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपने क्या बताया x4 x3 x4 x5 वो नहीं है सर आई थिंक। वो है ही नहीं इसमें, ठीक है।
तो हमें बस ये निकालने पड़े। ठीक है, 9 हमने निकाले हैं, वो आखिरी वाले की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले वाले की भी जरूरत नहीं थी, इस वाले में 8 की जरूरत है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। अब ये मैं पीछे करूंगा तो ये उधर हो जाएगा, मुझे आप लोगों ने लिखा होगा, बताते रहिएगा वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो ना 1 इम्प्लाइज 1 में देख रहे हैं, वो उस तरफ तो पूरा एक रिलेशन लिखा हुआ है, हम इक्वल के एक तरफ लिख रहे हैं, तो उसके एक तरफ जो है वो सबसे पहले क्या है, ये वाली चीज x1 x2 x4 है। तो x1 x2 x4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फिर उसके बाद क्या है, आप लोगों ने कॉपी पे अपने लिख लिया होगा, तो बताइए मुझे क्या है। नहीं लिखा गया, x1 x1 x3 x5 x1 x3 -1 over a -1 over a। -1 over a। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है x1 x2 x5 x1 x2 x5 है 1। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है x1 x3 x4 x1 x3 x4 है -1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा माइनस 214 है सर, वो ये 124 निकाला हुआ है तो 124 निकाला हुआ, उसको माइनस के साथ लिख लेंगे। तो 124 कहाँ पर है, 124 सेकंड वाला है, ये 1 है तो हम लिख देंगे -1। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 235, तो 235 जो है वो 1 over b है सर 1 लास्ट over कॉलम में 1 over b। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय x2 x1 x5, तो x1 x2 x5 को अपोजिट साइन के साथ लिख देंगे, x1 x2 x5 सेकंड कॉलम में फर्स्ट सर तो ये -1 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है x2 x3 x4 x2 x3 x4 लास्ट कॉलम में सेकंड सर 1 1। तो ये आपके पास आ गया सब, प्लस अब इसका थर्ड वाला है x3 x1 x4, तो x1 x3 x4 हो जाएगा, तो x1 x3 x4 जो है -1 है तो हम लिख देंगे +1। ठीक है, वैसे अभी चले इस तरह से लिख दें, बाद में साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसकी ये इसके अंदर है, वैसे अगर अलग से कैलकुलेशन कर रहे होते तो साइन लिखते, लेकिन क्योंकि ये सब 2 वाली ब्रैकेट के अंदर है तो इसके अंदर वो नेगेटिव साइन का कोई मसला नहीं होता, वो दोनों सेम होते हैं वैल्यूज। अच्छा, तो 35 और क्या है, से अगला वाला निकाल रहे हैं अच्छा इससे अगले वाले निकल रहे हैं, x1 x3 x4 कर दिया हमने। अब x3 x2 x5 है, तो 235 का हम साइन चेंज कर देंगे, तो -1 over b 235 का साइन कहाँ पर है, 235 का 1 over b है तो ये -1 over -1 b हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 315, तो 135 का हम साइन चेंज कर देंगे, तो 135 का साइन चेंज किया तो 1 over a आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो 324 324, तो 234 का साइन चेंज कर देंगे, तो 234 कहाँ पर है भाई, 234 ये रहा, थर्ड कॉलम सेकंड 1 है तो ये -1 हो जाएगा। सर आप साइन चेंज क्यों कर रहे हैं इसमें? साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, ये किसने पूछा है वैसे? मैंने अभी ना अच्छा अच्छा, साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, आपने डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, उसमें ये पढ़ा है कि अगर आपके पास ये हो a
A1 A2 B1 B2। तो अगर जो है ये कॉलम चेंज कर दें, B1 B2 पहले लिख लें और A1 A2 बाद में लिख दें, इंटरचेंज कर दें दो कॉलम्स को, तो क्या बराबर आएंगे? नहीं। क्या होगा फिर? साइन डिफरेंट होगा, जी, साइन चेंज डिफरेंट होंगे दोनों के। साइन का डिफरेंस होगा ना, साइन चेंज हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई से दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें या दो रोज इंटरचेंज कर दें तो उनके साइन अपोजिट आ जाते हैं, तो इस वजह से साइन चेंज कर रहे हैं। ये लिखा हुआ था, ये जो था इस वक्त ये था x3 x2 x4, तो हमने निकाला था x2 x3 x4, जबकि इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज है साइन, ये दोनों कॉलम इंटरचेंज है। जब दो कॉलम, क्योंकि हमें ये चाहिए यहाँ पर, तो कॉलम इंटरचेंज किया तो ये +1 से क्या हो गया -1, तो -1 इस वजह से। समझ में आ गई ये बात? आपने जो 1/b के साथ माइनस लगाया है वो तो किसके साथ? 235 माइनस 1/b के साथ माइनस हाँ नीचे हाँ, वाले में इधर माइनस को आएगा, मतलब 235 ही तो था वो भी। ये 235 नहीं था, 325 है ना, ये रहा, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। ये रहा ना 235 देखें। सर मैं सेकंड वाला देखे तो उस पे अच्छा, सेकंड वाले में तो 1/b लगा है, देखिए सेकंड वाले में तो 235 है, तो सेकंड वाले में 1/b लगा है, लेकिन ये थर्ड वाले का 325 है, तो हमने इसे जो है वो 325 को इस तरह से कर दिया। ठीक है, समझ आ गया, कंफ्यूजन हो गई। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद ये वाला आ जाएंगे। सर आपने बोला ना वैसे तो मॉड ही है, तो अगर हम माइनस नहीं भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मॉड आंसर तो नहीं है सेम ही ये, आएंगे, ये -2 ये, प्लस ये अच्छा, ये हाँ क्या माइनस से कुछ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मॉड नहीं है, ये B2F का जो है वो साइनिक कोसेट क्लास है। तो असल में ए से और -a से एक ही चीज जनरेट हो रही होती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि तो कोई डिफरेंस मतलब ऐसा बनेगा नहीं ना सर, अगर हम इसको नहीं करते, इन केस मतलब सेम ही आ, हम उसको कंसीडर करें? वो एक ही आएगा, अगर साइन भी वही लिखेंगे तो वो रिजल्ट एक ही आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आप चलें कर लें, अभी इस स्टेज पे तो कर लें। तो अच्छा 413, तो 413 जो है ये क्या हो जाएगा? अच्छा, सिक्लिक होता है तो साइन चेंज नहीं होता, जैसे अब ये x4 x1 x3 है, तो हमारे पास होगा x1 x3 x4, तो साइन चेंज नहीं होगा। दरअसल ऐसे होता है डिटरमिनेंट में x1 x2 x3, तो अगर सर इसी दो ऑर्डर बार में कॉलम चेंज रहेंगे हो रहे हैं तो साइन। तो ये जो है ये इस तरह से रहेगा, यानी x2 x3 x1 या x1 x2 x3 या x3 x1 x2, तो साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। कोई इंटरचेंज होंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये जो होगा x4 x1 x3 का वही साइन होगा जो x1 x3 x4 का होगा। तो x1 x3 x4 -1 है, तो ये -1 ही रहेगा। अच्छा, x2 x4 ये इंटरचेंज हो रहे हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो x2 x4 x5, x2 x4 x5 ये रहा, तो ये है -1 + 1/b +1/b। डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद और क्या है, ये x2, अच्छा ये है ना x1 x4 x5, x1 x4 x5 ये आखिर में है 1 - 1/b, सर माइनस भी आ जाएगा। माइनस भी आ जाएगा, तो ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, ठीक है जैसे ये। और x2 x3 x4 ये वैसे ही रहेगा, x2 x3 x4 कहाँ है भाई, x2 x3 x4 ये रहा, x2 x3 x4 ये 1 ही रहेगा। ठीक, सब 2 लिख दिया हमने। x1 x3 x5
x1 x3 x5 x1 x3 x5 -1 ओवर है, यहाँ भी यही है x1 x3 x5, हाँ यही है -1 ओवर। फिर उसके बाद क्या है x2 x4 x5 x2 x4 x5 जो है ये है -1 + 1 ओवर b। फिर उसके बाद है x1 x3 x5 x1 x3 x5 -1 ओवर a है, तो क्योंकि ये इंटरचेंज होगा तो +1 ओवर a आएगा। ये क्या हो गया, दोबारा वही चीज x1 x3 x5 1 ओवर a। तो यहाँ क्या किया था मैंने, x1 x3 x4 था, x1 x3 x4 -1। अच्छा ऊपर वाला मैंने गलत, x1 x3 x5, तो x1 x3 x5 -1 ओवर a लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद था x2 x4 x5, तो x2 x4 x5 x2 x4 x5 ये आ गया था। फिर उसके बाद है x1 x4 x5 x1 x4 x5 जो है ये है, साइन तो चेंज नहीं होंगे, x1 x4 x5 नहीं साइन चेंज, 1 -1 ओवर है। फिर उसके बाद है x2 x3 x5, तो x2 x3 x5 x2 x3 x5 1 ओवर b है, तो ये 1 ओवर b सब ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, मुझे लग रहा है कि इस वाली टर्म में साइन का मसला है, कुछ आगे पीछे हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर a सब। इसे करेंगे तो -1 ओवर b आ जाएगा, ठीक है। और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा a ओवर b, या ऐसे इसको इस तरह से 1 ओवर b ओवर 1 ओवर सब 2। फिर ये हो जाएगा माइनस यहाँ इसको चेक करें, मुझे लग रहा है इसमें साइन का कोई मसला आ गया, या तो ये प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा, ये प्लीज जरा देख लीजिए। सर ऊपर करना पड़ेगा। हाँ हाँ ऊपर कर लीजिए। साइन की मिस्टेक फोर्थ वाले में राइट कौन है? फोर्थ की बात बता रहा हूँ, यहाँ कोई मुझे लग रहा है कि कोई साइन की मिस्टेक हुई है। देखो देख लेते हैं सर x1 पहला वाला जो है सर वो माइनस नहीं होगा, प्लस है ना, -1 लिखा हुआ है ना, ये सब +1 है, ये बस सही है। सिक्स है। हाँ बस सही है, बस सही है, तो वो आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - 1 ओवर b ओवर 1 - 1 ओवर a। फिर उसके बाद प्लस सब 2 में 1 ओवर a टाइम्स 1 - 1 ओवर b डिवाइडेड बाई 1 ओवर b टाइम्स 1 - 1 ओवर a सब 2। लिख सकते हैं इस तरीके से, यूज ट्रांसफॉर्मेशन
1/a to x and 1/b to y। 1/x की जगह 1/a की जगह x यूज करें, 1/b की जगह y यूज करें। पता नहीं क्यों मैंने यहाँ सिंपल भी हो जाता ये ले लिया था। मुझे ऐसा याद आ रहा था कि मैंने कभी पहले 1/b किया। यहाँ a ले लेते, यहाँ b ले लेते, यहाँ a ले लेते, यहाँ b ले लेते, यहाँ a ले लेते, तो फिर डायरेक्ट 5 टर्म रिलेशन है। तो बहरहाल ये तो आपकी मर्जी होती है, आपने किस तरीके से जो है वो उसे जो है वो लिया है। तो आप जब इसे सबसे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जगह x आ जाएगा, सब टू माइनस इसकी जगह y आ जाएगा, सब टू प्लस ये हो जाएगा y/x सब टू, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस y/1 माइनस x सब टू, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस y डिवाइडेड बाई y टाइम्स 1 माइनस x सब टू। और अगर आप चाहें तो इस आखिरी वाली टर्म को इस तरह से कर सकते हैं कि x सब टू माइनस y सब टू प्लस y/x सब टू माइनस 1 माइनस y/1 माइनस x सब टू प्लस यहाँ से आप ये कीजिए कि जो है वो y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ से जो y कॉमन लिया होगा ऊपर से नीचे वाले y से कैंसिल, नीचे से जो x कॉमन लिया होगा ऊपर वाले x से कैंसिल, तो ये सब इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 1, 1/x माइनस 1, तो इसे आप दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके 1 माइनस 1/y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/x लिख सकते हैं सब टू, और ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि ये एक यूजुअल 5 टर्म यानी कि एबल्स की 5 टर्म रिलेशन है, जो कि सुस्लिन ने जो है वो प्रूव की थी कि आप इस तरीके से जो है इस 5 टर्म रिलेशन को, एबल की 5 टर्म रिलेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड के लिए भी जो है वो हमारे पास ये आया। तो इस तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारे पास है सम I is equal to 1 to 5 minus 1 की पावर I plus 1 R xi x1 xi leaving out x5 सब। तो ये 0 आ रहा है इन B2F, तो B2F में ये 0 आ रहा है। Thus, projected five-term relation exists in B2F। तो B2F में प्रोजेक्टेड 5-टर्म रिलेशन भी एग्जिस्ट करती है। ये हमने जो है इस चीज को अभी प्रूव कर दिया। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ठीक है, इस चीज को हम जो है इस तरह से जो है वो प्रूव करते हैं। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास C5-3 से हम B2F में लेके जाएंगे किसी मैप को 5, और वो जो है जो हमारे पास यूजुअल मैप था उस तरीके से
तो जाहिर है कि हमें प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो ये हमेशा जो है वो अगर इस मैप के थ्रू लेके जाएंगे F2 नल, नहीं वो फिर उसमें नहीं होता, इसको अभी इस स्टेज पे रहने देते हैं। वरना ये 5 टर्म रिलेशन का फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ से जो है ये दरअसल 5 टर्म रिलेशन जो है वो मैप के जरिए जो है वो हम लेके जा सकते हैं। यानी कि वो मैप चले कि अगर हमारे पास x1 से x5 है तो ये इस तरीके से जाएगा I is equal to 1 to, तो सेव भी कर लो, I is equal to 1 to 5 -1 की पावर I plus 1 और R x I such that x1 xi leaving out x5 ये मैप होगा और ये हमेशा जो है वो 0 पे मैप कर रहा होगा। ये जो मैप f होगा ये 0 मैप होगा एक्चुअली, ठीक है, B2F में, क्योंकि जब ये लेके जाएंगे तो ये असल में f जो है ये 0 मैप होगा। ये 5 पॉइंट्स को इसकी हमेशा 5 टर्म रिलेशन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कर लेंगे, समझ में आ गई ये। तो ये 5 टर्म जो है वो रिलेशन है, प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन, और असल में इस प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन को यूज करके ही जो है वो दरअसल आगे चीज़ें जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। नहीं, इसमें ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेशंस हैं, और वो कैलकुलेशंस और थोड़ी सी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से जो है इन चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये वाली जो है वो डायग्राम है, और इस डायग्राम को जो है वो हमें प्रूव करना है कि ये डायग्राम जो है वो कम्यूटेटिव है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है वो लंबा प्रोसीजर होता है, 5 टर्म रिलेशन की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने अभी जो है वो देख ली। तो ऐसा करते हैं कि ये जो है जो कल हमारी क्लास होगी तो उसमें कोशिश करेंगे, दरअसल ये उसका एक पोर्शन भी एक क्लास में कवर नहीं होगा, वो जो 2.5 घंटे की क्लास है उसमें सिर्फ ये एक पोर्शन जो है वो कवर होगा, ये वाला, और ये वाला पोर्शन के लिए अलग से हमें जो है वो 2.5 घंटे की क्लास जो है वो चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। तो आज समझ लीजिए मैंने आधी क्लास जो है वो ली है।